ओके, इमेजिन करो तुम हर रोज की तरह आज भी अपने फ्री टाइम में अपने फेवरेट यूट्यूबर की वीडियो देख रहे हो। Ludwig's gonna jump out of a helicopter. He really is. No, wait, I'm not. Wait, what? एंड तभी एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें तुम्हारा फेवरेट यूट्यूबर अपनी ऑडियंस के लिए कुछ बड़ा करने वाला है। एंड फिर रात गुजरती है और अगले दिन तुम्हें पता चलता है तुम्हारे फेवरेट यूट्यूबर ने 3 लोगों का मर्डर कर दिया है। एंड वो बस वही नहीं रुकता है, वो एक स्कूल में एक मास मर्डर करने के लिए जाता है। I'm going to reward myself with probably a 2 or 3 week break coming up here from YouTube videos, anime reviews in particular. Clicking on my page, well, I won't say it, but you guys know. ये केस था मिस्टर एनिमे का एंड ये नाम मिला था उसे अपने इसी नाम के यूट्यूब चैनल से जहाँ वो एनिमे से रिलेटेड कंटेंट डालता था। और एक दिन वो 3 लोगों का मर्डर कर देता है। एंड वो 3 लोग थे उसकी खुद की माँ, उसके खुद के पापा और उसका बड़ा भाई, जिसे इसने बड़े ही ग्रुसम तरीके से मार डाला। एंड ये चीज जब लोगों को पता चली तो ये क्राइम बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ एंड हर किसी ने इसके अराउंड अपनी वीडियो बनाई। बट इंडिया में इसे किसी ने भी टच नहीं किया। एंड इसी वजह से आज मैं इसे एक्सप्लेन करने वाला हूँ आखिर क्यों मिस्टर एनिमे ने अपनी ही फैमिली को मार डाला। और सबसे हॉरिफाइंग चीज उसका वो नोट जो उसने अपने फैमिली मेंबर्स को मारने के बाद छोड़ा था। Now, काफी टाइम पहले मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी थी जहाँ पर मैं एनिमे से इंस्पायर रियल क्राइम्स बताने वाला था। एंड एपिसोड 1, 2 और 3 में मोस्ट फेमस केस की बात की थी जिसे तुमने बहुत ज्यादा पसंद किया। एंड ये है इसका 4th एपिसोड जहाँ पर मैं ट्रे एरिक सेसलर के बारे में बात करूंगा। एंड यू कैन से मिस्टर एनिमे। Born in 3rd of August 1989, वालर, टेक्सास। एरिक बचपन से ही अपने फैमिली के बहुत ही ज्यादा क्लोज था, स्पेशली अपनी माँ रोंडा वेई सेसलर जो पास ही के एक लोकल न्यूज़पेपर कंपनी में काम करती थी, और उसके पिता लोटन रे सेसलर जो एक स्कूल में टीचर थे। एंड इससे तुम समझ ही सकते हो एरिक को फाइनेंशियली एंड मेंटली कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, बिकॉज उसके साथ उसका बड़ा भाई मार्क एलन सेसलर भी था जो एरिक के स्टकट वीडियो वाले चैनल पर अपने रोल प्ले करता था। एंड इसके अलावा एरिक के पास एक और चैनल था मिस्टर एनिमे। एंड यहीं से एरिक को फेम मिली थी और नाम भी मिस्टर एनिमे का, जहाँ वो मांगा एक्सप्लेन, एनिमे रिव्यूज एंड रिकमेंडेशन की वीडियोस डालता था। वेल यहाँ तक सब कुछ ठीक था। फिर साल आता है 2012, मार्च 18। एरिक के घर में गोलियों की आवाज सुनाई देती है और जब पुलिस आती है तो उन्हें कुछ नहीं मिलता है, बस इस बार बिकॉज जब नेक्स्ट डे पुलिस फिर से आती है फायरिंग की वही साउंड सुनकर, तो वालर काउंटी पुलिस कुछ ऐसा देखती है। हमने दरवाजे पर कई बार नॉक किया और कहा कि हम पुलिस हैं तो अपना दरवाजा खोलें, पर अंदर से किसी ने भी रिस्पॉन्स नहीं किया। तो फिर हम लोगों ने आसपास की चीजों को देखना शुरू कर दिया और जब हम खिड़की से घर में देख रहे थे तो वहाँ सारी चीजें बिखरी हुई थी और वहीं पास में बेड पर लोटन रे सेसलर की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। जिसके बाद हम दरवाजे को तोड़कर अंदर चले गए और फिर हमें रोंडा और उनके बड़े बेटे मार्क की डेड बॉडी मिली और पास ही में हमें एरिक का वो लास्ट मैसेज मिला। ये नोट दरअसल एरिक ने अपने मरे हुए फैमिली मेंबर्स के लिए छोड़ा था, जहाँ वो कहता है, मैं अपनी माँ, पापा और भाई से प्यार करता हूँ। मैंने ऐसा क्यों किया? भगवान मुझे माफ करे क्योंकि मैं खुद को माफ नहीं कर सकता। और फिर इसी दिन रात को 9:30 पर टेक्सास के मेगलोनिया सिटी में एरिक को अपने एक दोस्त के घर से अरेस्ट कर लिया जाता है और उसके पास से मिलती है 2 गन्स और एक बॉडी आर्मर, जिनके साथ एरिक कुछ बड़ा प्लान कर रहा था जो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें बताने वाला हूँ आखिर एरिक ने अपनी फैमिली को कैसे मारा। तो सबसे पहले उसने अपनी माँ को गैराज में बुलाया जहाँ पर एरिक ने सबसे पहले उन्हें शूट किया, जिसके बाद अपने भाई को बाथरूम में और लास्ट में अपने पिता को बेडरूम में। अपनी माँ को मारने के बाद एरिक अपने भाई और पापा को नहीं मारना चाहता था, बट तभी उसे रियलाइज होता है वो अपने भाई और पापा से क्या कहेगा कि माँ मर चुकी है। एंड इसी एक रीजन की वजह से एरिक उन्हें मार देता है। एंड फिर वो अपने पेरेंट्स और भाई को ऐसे फर्श पर तड़पता हुआ देख एरिक को उनका दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ, तो वो अपने कमरे से एक शॉट गन ले आता है जिससे वो सबको एक एक बार शूट करता है और उसी टाइम वो तीनों मारे जाते हैं। एंड इससे तुम्हें एक अंदाजा लग ही गया है कि एरिक मेंटली अनस्टेबल है, जो पुलिस को उसकी ये बातें सुनकर समझ में आ गया। एंड इसके बाद पुलिस को एरिक के पास्ट में हुए कुछ इंसिडेंट्स के बारे में पता चलता है उसकी चाची और दोस्त से, जहाँ एरिक की चाची बताती है जब एरिक 13 साल का था तो उसे एक दिन अपने रूम के विंडो से बाहर किसी पर्सन की शेडो दिखी थी, जिससे एरिक काफी ज्यादा डर गया। एंड इसी डर में उसने 911 पर कॉल लगा दिया। एंड पुलिस के आने पर उन्हें वहाँ कोई नहीं दिखा और इसके बाद ऐसे
ही इंसिडेंट एरिक के साथ हुए जो एरिक के टीनेज में ही बंद हो गए। तो मैं भी एरिक के चाची के हिसाब से एरिक बचपन से ही मेंटली इल था और एरिक का दोस्त भी बताता है कि कुछ महीनों से एरिक डिप्रेशन की गोलियां ले रहा है एंड उसे भी नहीं पता कि एरिक को किस वजह से डिप्रेशन था। एंड इसके बाद फिर से पुलिस एरिक से पूछती है आखिर उसने अपनी फैमिली को क्यों मारा, जिस पर एरिक कहता है कि वो एक स्कूल में सभी बच्चों को मारने वाला था एंड यही न्यूज सुनकर उसके पेरेंट्स को बुरा ना लगे एंड इसी वजह से उसने सबसे पहले अपने पेरेंट्स को मारा। एंड मैं तुम्हें बता दूं यहाँ एरिक कोलंबियन इफेक्ट का शिकार था। वेल ये वो इफेक्ट है जो कोलंबियन हाई स्कूल मैसेकर के बाद ऐसे ही साइको लोगों में देखने को मिला, जिसमें वो स्कूल में जाकर बड़े ही बेरहमी से लोगों को मारता है। क्योंकि अप्रैल 20, 1999 में कोलंबियन हाई स्कूल के 2 बच्चे जो 12th ग्रेड में थे वो अपने स्कूल में गन से लेकर जाते हैं और 12 बच्चों के साथ एक टीचर को मार देते हैं और खुद भी उसी स्कूल की लाइब्रेरी में जाकर सुसाइड कर लेते हैं। एंड इसी केस की रिसर्च एंड इसके अलावा और भी कई सारे मैसेकर्स के बारे में एरिक पढ़ता था जब भी वो एनिमे और मांगा पर वीडियो नहीं बना रहा होता है। एंड इसी के साथ वो इस अटैक की प्रैक्टिस भी करता था एनिमल्स को मारकर, जिसमें से एक उसका पेट भी था, जिसे मारने के बाद एरिक ने बैकयार्ड में दफना दिया और उसके ऊपर लिख दिया मुझे माफ करना, जस्ट लाइक प्योर साइको। एंड मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि एरिक के इस मेंटल स्टेट के बारे में उसके पेरेंट्स को कैसे नहीं पता। वेल ये भी तुम छोड़ो, तुम्हारा बच्चा अपने YouTube वीडियोस में वेपन्स दिखा रहा है और इसी के साथ वो उन वेपन्स को कभी कभी घर में भी फायर करता है और ये सारी चीजें तुमने नोटिस कैसे नहीं करी। एंड इसी वजह से मुझे लगता है एरिक के पेरेंट्स की इस हाल की वजह वो खुद है। एंड फाइनली एरिक को उन सारे मर्डर्स के चार्ज मिलते हैं लाइफ टाइम प्रिजन। और जब एरिक का केस जज के सामने सुनाया जा रहा था तो जज के कहने पर भी एरिक कुछ नहीं बोलता है और पूरे कोर्ट सेशन के टाइम एरिक साइलेंट रहता है एंड उसके चाचा चाची भी एरिक के लिए कोई भी वकील हायर नहीं करते हैं। ये वीडियो बस यहीं तक थी। आई नो ये काफी छोटी थी बट फिर भी मुझे डालनी पड़ी ताकि YouTube चैनल की रीच खराब ना करे। एंड पिछले 5 दिन से मैं बिना इंटरनेट के जी रहा हूँ, मैं इससे बेहतर अभी नहीं कर सकता हूँ बिकॉज कौन 1 किलोमीटर दूर जाकर फ्री का वाईफाई यूज करेगा। वेल छोड़ो इन सब चीजों को, हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर बन चुका है जहाँ पर मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ जो तुम्हें जल्दी ही देखने को मिल जाएगा।